Good morning, students. Welcome to the Competition Guru, #1 इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी आपके सेट एग्जाम होता है, किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम, इनकी सेट का मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, किसी भी स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर आपका पीजीटी एग्जाम हो, तो उससे रिलेटेड एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसमें जो सिलेबस आता है, मैं उस सिलेबस को आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेट का आप सेट का एग्जाम देते हो या पीजीटी लेवल में आप एजुकेशन सब्जेक्ट का जो पेपर देते हो आप, तो सब में जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस सेम होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट का एग्जाम है, सिलेबस इसमें सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट चेंज तो सिलेबस चेंज, ऐसा कुछ नहीं होता। पीजीटी लेवल का हो, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सिलेबस आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, जिसका पूरा नाम एजुकेशनल स्टडीज है, उसको लेकर मैं आपके साथ जो एजुकेशन सब्जेक्ट में जो सिलेबस डिफाइन किया गया है सेट एग्जाम के लिए और पीजीटी एग्जाम के लिए, आज वो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, आपको वो सिलेबस बताऊंगी कि सिलेबस क्या है वो। एजुकेशन सिलेबस ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, यानी कि इंग्लिश में मैंने इसको डिफाइन किया। एजुकेशनल स्टडी जो कि यूनिट फर्स्ट है, आप सबको पता है यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले एजुकेशनल स्टडीज के अंदर ये जो सिलेबस है फिलॉसफी को लेकर है, यानी कि फिलॉसफी को आपको पढ़ना है। तो पहला उसने बोला कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इंडियन स्कूल्स की फिलॉसफी को डिफाइन करना, यहाँ पर बताना कौन कौन सी, सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे जो है इंडियन स्कूल फिलॉसफी, यानी कि इंडिया के जो फिलोसोफर्स थे उनकी क्या फिलॉसफी है और एजुकेशन को लेके क्या फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी, एजुकेशन और फिलॉसफी कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्यों कहते हैं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये सब चीजें किस में आ जाती है, इसके अंदर सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म। हम इसके अंदर अपना बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो लिटरेचर है, लिटरेचर आप उसको भी पढ़ोगे। ठीक है, देन विद स्पेशल रेफरेंस टू विद्या, दयानंद दर्शन, दयानंद सरस्वती दयानंद दर्शन, इस्लामिक एजुकेशन टुवर्ड्स एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज। ठीक है, अगला आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल, ये थे हमारे इंडियन स्कूल। ठीक है, ये आपको इस जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है इसके अंदर दो चीजें पता लगी, एक इंडियन स्कूल और एक वेस्टर्न स्कूल। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं हमारा गवर्नमेंट स्कूल तो हमारा प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो वेस्टर्न स्कूल जिसके अंदर आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, रियलिज्म यानी कि आपका यथार्थवाद, जिसको आप यथार्थवाद बोलते हो, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद और प्रेगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। ठीक है, ये सारे वेस्टर्न स्कूल हैं। जो ऊपर मैंने आपको बताए वो आपके इंडियन स्कूल थे। ठीक है, ये इंडियन फिलोसोफर और ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स, जिसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रेगमेटिज्म। देन हम पढ़ेंगे मार्क्सिज्म, देन एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, अस्तित्ववाद। यूनिट को उन्होंने देखो ए बी सी डी ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आपका इंडियन फिलोसोफर्स को लेकर है, सेकंड पार्ट आपका वेस्टर्न फिलोसोफर्स को लेकर है, और थर्ड पार्ट में आप सोशियोलॉजी को पढ़ते हो। सोशियोलॉजी का थोड़ा सा कंसेप्ट आपके पास आता है कि एजुकेशन का सोशियोलॉजी में क्या रोल है और सोशियोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। सोशियोलॉजी जो जिसे आप समाजशास्त्र हिंदी में बोलते हो, ये किस चीज का होता है, ये एक कल्चर, एक सोसाइटी को शो कर रहा होता है। यानी कि इससे क्या होता है, जब एक बच्चा सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है तब उसका सोशलाइजेशन हो जाता है। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर आप सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म, देन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये तीन थ्योरीज आप पढ़ोगे इसके अंदर। कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, फंक्शंस के अंदर आप फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, ये क्या है, सोशियोलॉजी का पार्ट है हमारी, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स कौन से हैं, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, जिसके अंदर आप रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी पढ़ोगे,
रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ते हो, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी पढ़ते हो एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी आप पढ़ोगे। तो ये जो टॉपिक जो ये यूनिट है, ये यूनिट फिलोसफी की यूनिट है, ठीक है। अगला इसी के अंदर सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, नेक्स्ट पार्ट उसने क्या बनाया, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन के ऊपर, कि एजुकेशन एंड कल्चर को लेकर बात है। कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो, जेके कृष्णमूर्ति, पाउले फेयर ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, बैंकिंग सिस्टम वाला। इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को अपोज किया था, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को क्या किया था, अपोज, ठीक है। वुलन्सक्राफ्ट, नेल नॉर्डिंग, सावित्री भाई फूले, टू द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशनल थॉट फॉर सोशल चेंज, नेशनल वैल्यूज के बारे में आप पढ़ोगे। देन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। तो ये सही चीजें किसके अंदर आती है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। आपको ये भी पढ़ना है इसके अंदर। देन अगला अगली यूनिट जो आपके पास आती है वो है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को लेकर, कि एजुकेशन का हिस्ट्री के साथ क्या है, पॉलिटिक्स के साथ क्या रोल है, देन इकोनॉमिक्स के साथ इसका क्या रोल है। पहले हम पढ़ते हैं कमेटीज एंड कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कमेटीज और कमीशन याद होने चाहिए। ये चीज आपके पेपर फर्स्ट में भी पूछी जाती है, कमीशन और कमेटीज हायर एजुकेशन को लेकर। तो कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि जो आपको पढ़ना है टीचर एजुकेशन के, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 का, आपको ये पता होना चाहिए ये कमीशन दिया किसने था, ये कमीशन एस्टैब्लिश कब हुआ, और ये कमीशन किस ऑब्जेक्टिव को लेकर आया, इसमें किस चीज के इंप्रूवमेंट की बात की गई, ठीक है। कोठारी कमीशन 1964-66 का, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986-1992 की। लेकिन आज जो बनी वो एनईपी बनी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो पहले बनी थी वो एनपीई थी, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल नॉलेज कमीशन, यशपाल कमेटी 2009 की है, ठीक है। यानी कि ये किसकी, जो 2009 वाली है ये एडल्ट्स के लिए है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन वाला 2009 का, एनसीएफटीई जिसे आप बोलते हो, एंड जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 की। अगला आता है रिलेशन बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन के बीच में, लिंकेज बिटवीन द एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट को लेकर बात है इसके अंदर, ठीक है। पॉलिसी एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन को लेकर बात है, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जनरेशन ऑफ पॉलिसी, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी। ये देखो पॉलिसीज के सारे स्टेप्स भी इसमें डिफाइन है, मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, प्लानिंग करना, इंप्लीमेंट करना, पॉलिसी का इंपैक्ट असेसमेंट देखना एंड सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल। पॉलिसी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, पॉलिसी के स्टेप्स भी पेपर में पूछे जाते हैं, पॉलिसी का साइकिल भी पूछा जाता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या होता है, ये चीज के ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में। इकोनॉमिक रिटर्न्स टू हायर एजुकेशन, सिग्नल थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, एजुकेशनल फाइनेंस एंड माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे, एंड कंसेप्ट ऑफ बजटिंग का कंसेप्ट है इसके अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिसी एंड एजुकेशन में पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, लिबरल, कंजर्वेटिव, क्रिटिकल, द अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स, बिहेवियरलिज्म को बताना है आपने, थ्योरी एक बतानी है, सिस्टम एनालिसिस की थ्योरी बतानी है, रैशनल चॉइस की थ्योरी आपको बतानी है। तो इसमें से भी आपके यूनिट फर्स्ट और सेकंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि कमेटी और कमीशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कमेटी से भी आएगा और कमीशन से भी आएगा। पॉलिसी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, पॉलिसी के ऊपर भी आएगा क्वेश्चन, इसका साइकिल भी पूछेगा, इसका स्टेप्स भी पूछ सकता है, हाउ टू मेक पॉलिसी, पॉलिसी बनाने का तरीका भी। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और इफेक्टिव एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन सिग्नल थ्योरी के ऊपर भी आता है,
ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके सेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो एक ऐसा टॉपिक है, आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम ले लो, उसके अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। एंड कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कॉग्निटिव प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, थ्योरीज फ्रूड की, कार्ल रोजर की, गॉर्डन की, आल्पोर्ट की, मैक्स वर्दीमर की एंड कुर्तकॉफ्का की। और मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन, ये अलग से टॉपिक है और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ क्या होती है और मेंटल हाइजीन क्या होता है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हाइजीन क्या है। ठीक है, यूनिटरी टू मल्टीपल कंसेप्ट्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंसी, मल्टीपल इंटेलिजेंसी, इमोशनल, स्टर्नबर्ग की थ्योरी वो पूछता है पेपर में, गार्डनर की असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पूछेगा, मेटाकॉग्निशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हर बार आता है मेटाकॉग्निशन से, एंड क्रिएटिविटी। अगला आता है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, के अंदर आप बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज पढ़ते हो, कॉग्निटिव की, सोशल थ्योरीज, फैक्टर अफेक्टिव सोशल लर्निंग, देन आप पढ़ते हो सोशल कॉम्पिटेंसी एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन के बारे में, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन गोल्स। गाइडेंस एंड काउंसलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, गाइडेंस को लेकर भी और काउंसलिंग को लेकर भी। काउंसलिंग कितने टाइप्स की होती है आपसे ही पूछ सकता है, उन टाइप्स को देने वाले पर्सन के नेम भी पूछेगा आपसे वो, ठीक है। और गाइडेंस को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, गाइडेंस कितने टाइप्स की होती है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में नेचर, इसका प्रिंसिपल, इसकी नीड क्यों है हमें, टाइप्स क्या है इसके, देन उसके बाद टाइप्स में इसके एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल और डायरेक्टिव पूछेगा, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलिसिट। ये है आपकी काउंसलिंग, तीन तरह की, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड एलिसिटिक अप्रोचेस टू काउंसलिंग। कॉग्निटिव बिहेवियरल, ऑल्बर्ट इलिस, REBT, जिसका पूरा फुल फॉर्म है रैशनल, इमोशनल, बिहेवियरल, ये सारा इसका फुल नेम आ जाता है। ह्यूमनिस्टिक पर्सनल सेंटर्ड काउंसलिंग भी है जो कि कार्ल रोजर ने दी है, एंड थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग जो कि बिहेवियरिज्म से, एंड रैशनल, इमोटिव एंड रियलिटी, ये है इसका फुल नेम, रैशनल, इमोटिव एंड रियलिटी। तो ये चीज है आपकी लर्नर और लर्निंग प्रोसेस की यूनिट 3 का सिलेबस। अगली जो ये यूनिट है ये सारी की सारी टीचर एजुकेशन को लेकर है कि टीचर एजुकेशन का क्या रोल है। जैसे बीएड आप लोग करते हो, एमएड करते हो, तो आप टीचर एजुकेटर हो, ठीक है, आप वहां टीचर बनने के लिए जा रहे हो, आप वहां टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, तो ये यूनिट उसी को लेकर है, टीचर एजुकेशन, जिसके अंदर आप मीनिंग पढ़ते हो, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन एंड टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन को लेकर पढ़ते हो, करिकुलम, इट्स विजन इन द करिकुलम, एनसीईआरटी और एनसीटीई के बारे में। एनसीटीई जो कि आपका टीचर एजुकेशन से रिलेट करता है और एनसीईआरटी जो कि आपका स्कूल एजुकेशन से रिलेट करता है, ठीक है। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, उसमें प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ट्रांजैक्शनल आप देखते हो, फॉर्म, एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव एंड द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये तीन तरह की लर्निंग होती है, एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये तीन तरह की लर्निंग आपको इसके अंदर पढ़नी है। ये है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस, पॉइंट ऑफ स्कल्चमैन का, डैंग और ल्यूक का, हैबसमार्क का, मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोटिंग द रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग को प्रमोट करने के लिए मॉडल्स बताने हैं टीचर एजुकेशन के, जिसके अंदर आप बिहेवियरिस्टिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल बताओगे, ठीक है, इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल जो कि दिया ही स्कल्चमैन ने है, आपने ये भी बताना है। अगला आ जाता है कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, या प्री सर्विस का भी आता है, वैसे इन सर्विस है टीचर एजुकेशन। इन सर्विस का कंसेप्ट किसने दिया था, एससीईआरटी ने, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, दैट इज ऑटोनॉमियस बॉडी। आपको ये बताना चाहिए किसके अंदर क्या चीज स्टार्ट हुई, ऑर्गेनाइजेशन, मॉडल्स ऑफ इन सर्विस टीचर,
एजेंसीज पढ़नी है, SSA सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि सिर्फ ओनली सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर आया, SCERT स्टेट काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, NCERT NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और प्रीलिम्स कंसिडरेशन इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए गए कि कौन कौन से जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए गए उनको शुरू करने का उनका पर्पस, उनका ड्यूरेशन, रिसोर्सेज और बजट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है वो आपसे पेपर में ही पूछेगा। आप जो काम कर रहे हो वो आपका प्रोफेशन है, मैं टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो टीचिंग क्या है, मेरा प्रोफेशन है। मेरा प्रोफेशनलिज्म क्या बन जाता है कि वहां जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं टीच कर रही हूँ तो वहां मेरा बिहेव कैसा है, मेरे कोड ऑफ कंडक्ट कैसे है, मेरा प्रोफेशनलिज्म कैसा है, मैं अपनी पर्सनैलिटी से कैसी हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो होता है आपका प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, टीचर के एथिक्स आपको बताने होंगे, पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर बताने होंगे, अफेक्टिव टीचर डेवलपमेंट को लेकर, एंड ICT का यूज, इंटीग्रेशन, क्वालिटी इनहांसमेंट फॉर प्रोफेशनलाइजेशन टीचर एजुकेशन एंड इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। तो ये सारी की सारी यूनिट जो थी मैंने आपको बोला था कि टीचर एजुकेशन को लेकर ही है। ठीक है, जो भी आपके प्रोग्राम चलते हैं, SSA, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, NCT NCERT SCERT, इन सबको आप टीचर एजुकेशन के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, DLED का प्रोग्राम, डाइट के प्रोग्राम चलते हैं आपके, DPEP प्रोग्राम चलता है, वो सारे के सारे टीचर एजुकेशन के अंडर आते हैं। अगला आता है करिकुलम स्टडीज। आपने करिकुलम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए। तो देखो जो भी यूनिट का जो भी नेम आएगा आपको उसका कंसेप्ट और मीनिंग तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आता है जिसके अंदर आप सोशल, साइकोलॉजिकल बेसिस, लर्नर्स नीड्स, इंटरेस्ट, बेंचमार्किंग आप पढ़ते हो, नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडीज, UGC NCERT और यूनिवर्सिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम के मॉडल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल्स को लेकर क्वेश्चन को बहुत आता है। टाइलर का मॉडल वो बहुत पूछता है, स्टेक मॉडल पूछता है, स्टेक होल्डर मॉडल पूछ लेता है, गोल फ्री मॉडल कौन से आपसे ये पूछ सकता है वो। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे एकेडमिक मॉडल है, डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है, सोशल फंक्शन है, एक्टिविटीज मॉडल है, इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट को लेकर मॉडल बना, आउटकम बेस्ड मॉडल भी बना, और इंटरवेंशन मॉडल, CIPP मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट एंड प्रोसेस देन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको लेकर भी कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट ये लिखी हुई है, इसके साथ इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, ये भी पेपर में वो पूछता है आपसे। ठीक है, देन उसके बाद आपसे क्रिकपैट्रिक का मॉडल पूछेगा, वो इवेल्युएशन का मॉडल, जैसे टाइलर मॉडल, स्टेक मॉडल, स्क्रीवन का मॉडल, स्क्रीवन के मॉडल को ही आप गोल फ्री मॉडल भी बोल देते हो। ठीक है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम है, फैक्टर्स इफेक्टिव करिकुलम चेंज आ जाता है, करिकुलम चेंज को लेकर रोल क्या है, रोल ऑफ स्टूडेंट का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है इन द करिकुलम में। तो आपसे वो ये भी पूछेगा, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन करिकुलम। अगला आ जाता है रिसर्च इन एजुकेशन। अगर आपने एजुकेशन में रिसर्च पढ़ ली तो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है रिसर्च पढ़ना। ये टीचिंग के हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं रिसर्च के। तो इसमें मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए रिसर्च की एम्स पता होने चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च की एक्टिविटीज, रिसर्च के टाइप्स की, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड क्या होती है, एक्शन क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या, क्वालिटेटिव क्या है। ठीक है ना, आप रिसर्च को कितने टाइप पे, कितने बेसिस पे आप रिसर्च को डिफाइन, क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल्स में कंसेप्ट क्या है आपका। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सटेनियस वेरिएबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन में हर बार पेपर में पूछता है वो। इंटरवेनिंग, मॉडरेट वेरिएबल, सोर्स, टाइप्स, स्टेप्स ऑफ राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स, सैंपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड सैंपल, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एटीट्यूड, टेक्निक्स वगैरह भी पूछेगा आपसे वो। मेजरमेंट स्केल में स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो भी वो आपसे पूछेगा।
क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर वो पूछता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, यानी कि मीडियन जो आपका वेरिएबिलिटी, फिड्यूशरी लिमिट्स, देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जिसके अंदर आप बार ग्राफ वगैरह करते हो, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का क्या मेथड होता है, किस किस रिजल्ट पे, किस पॉइंट पर आपकी हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट होती है और कहाँ इनसिग्निफिकेंट आती है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एरर क्या होता है, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से आपको पढ़ना है, टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या है, अनोवा क्या है एंड काई स्क्वायर क्या है, ये सारे टेस्ट आपको पढ़ने होते हैं इसके अंदर। टी जेड, जिनकी टी है जो दो मीन को आपस में कंपेयर करता है, जेड किसको कंपेयर करेगा, अनोवा अनोवा अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस भी आप पढ़ोगे, डाटा रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड एनालिटिकल इंडक्शन भी आप पढ़ते हो, ठीक है। अगली यूनिट आती है इसी के अंदर ही, इसी यूनिट का पार्ट है फोर्थ पार्ट, दैट इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जिसके अंदर आप सबसे पहले ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ते हो। ग्राउंडेड थ्योरी के स्टेप्स पढ़ोगे आप, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ऐसे ही हर थ्योरी की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें आप केस स्टडी के बारे में पढ़ोगे, फिर आप नरेटिव रिसर्च पढ़ोगे इसी में ही, फिर इसके बाद आप एथनोग्राफी पढ़ते हो कि एथनोग्राफी रिसर्च क्या होती है, फिर आप एमएम डिजाइन पढ़ोगे यानी कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च पढ़ोगे जिसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होंगी, एंड स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ एमएम डिजाइन एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एमएम डिजाइन भी आप पढ़ोगे इसके अंदर। अगला आता है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। देखो ये जो यूनिट का जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस में जो यूनिट 7 है, डेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ये आपके टीचिंग के हर एग्जाम में भी आई हुई है, ठीक है। चाहे आप सीडीपी को लेके इसमें से क्वेश्चन ले लो, चाहे आप पेपर यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का आता है उसमें से ले लो, उसको देख लो, इसी में से ही क्वेश्चन उठाया हुआ होता है उन्होंने। पेडागोजी, पैडा मतलब बच्चा, एंड्रा मतलब एंड्रागोजी मीन्स एडल्ट, ठीक है, और असेसमेंट आकलन किया जाता है इसका, ठीक है। तो पेडागोजी के अंदर पहली पेडागोजी क्या होती है, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है उसमें पढ़ना है आपने, और क्रिटिकल पेडागोजी क्या होती है, आलोचना करना क्या होता है, ठीक है। मीनिंग, इसकी नीड, और ये जो मेमोरी के लेवल्स है, जो टीचिंग के लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, जो बिगे और हंट दोनों का दिया हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आप असेसमेंट पढ़ते हो। असेसमेंट में आप क्या पढ़ते हो, मीनिंग एंड नेचर पढ़ते हो इसकी, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है, फॉर्मेटिव क्या होती है, डायग्नोस्टिक क्या होती है और समेटिव क्या है, असेसमेंट आपको पढ़नी है। देन उसके बाद आपको ये पढ़ना है जो कि ब्लूम ने दी थी, टेक्सोनॉमी दी थी एक, ठीक है, 1956 में। उसके अंदर उसने कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के बारे में बात करी थी। तो जो इसमें बोला गया रिलेशन बिटवीन आपको बताना है ऑब्जेक्टिव्स देन आउटकम्स, जिसके अंदर बात किसको लेके करनी है, असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, जो दिया किसने, एंडरसन ने और कर्थवूल ने। फिर अफेक्टिव डोमेन भी कर्थवूल का है, साइकोमोटर डोमेन R.H. डेव का है, ठीक है, लर्निंग का दिया है उसने। अगर तो आपसे पूरा होल पूछता है तो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये एक, है ना। अगर वो पर्सनली आप में, अगर वो स्पेशली एक नाम दे के आपसे पूछता है कि साइकोमोटर डोमेन दिया देने वाला पर्सन कौन है, यानी कि उसका प्रॉपर नेम में आपके पास R.H. डेव की ऑप्शन आती है, तो आप इसको भी क्लिक करोगे। इसने दिया 1975 में, ठीक है, इसने दिया 2001 में, इसने दिया 1964 में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए और इनकी हिरार्की भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो हिरार्की बेस होता है, ऐसे हिरार्की बेस क्वेश्चन आएगा आपके पास। असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन है, जिसमें आपको फीडबैक डिवाइसेस, मीनिंग, टाइप्स, क्राइटेरिया, गाइडेंस, फीडबैक, असेसमेंट पोर्टफोलियो, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, देन आपको फील्ड एंगेजमेंट, यूजिंग द रूब्रिक्स, रूब्रिक्स का यूज करना भी वो आपको बताएगा। रूब्रिक्स क्या होता है, स्कोरिंग कार्ड होता है, स्कोर, स्कोर को आप क्या बोलते हैं, रूब्रिक्स। कंपिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड इन आईसीटी रिसोर्सेज में। देन अगला आता है असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन, जो कि एडल्ट के लिए होती है। इंटरेक्शन एनालिसिस, फ्लैंडर इंटरेक्शन सिस्टम, ग्लोए का इंटरेक्शन सिस्टम आप पढ़ते हो। देन क्राइटेरिया फॉर टीचर इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट प्रोसेस एंड क्राइटेरिया, रूब्रिक्स भी आप इसी के अंदर पढ़ोगे।
अगली आ जाती है यूनिट 8 है आपकी, जो कि टेक्नोलॉजी को लेकर आती है, एजुकेशन की। एजुकेशन के अंदर आप टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हो। आज हम एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का ही तो यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लाइव क्लास हो रही है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ना। तो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आईसीटी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है, स्किनर, प्याजे, ऑसबल, ब्रूनर, वाइगॉत्स्की की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि स्किनर जेट इज बीएफ स्किनर है इसका पूरा नाम इनका, ठीक है। जीन प्याजे की थ्योरी है जो कि बच्चे की एजिस को लेकर थी, कि वो कहते हैं एजिस के थ्रू ही बच्चे की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने अपनी थ्योरीज में क्या क्या चीजों का यूज करा। देन उसके बाद मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, गैगने का 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैगने के 5 ईज हैं, 8 लर्निंग स्टेप्स हैं, 9 इवेंट्स हैं। पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है गैगने को लेकर। एश्योर मॉडल, डिक एंड कैरे का मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। सीएल, सीआई, सीएल, सीबीटी और सीएमएल, कंसेप्ट प्रोसेस प्रिपेयरिंग द ओडीएलएम, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल जो है। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग अप्रोचेज आपको पता हो, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास, सिंक्रोनियस क्या है, एसिंक्रोनियस क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग बहुत ज्यादा ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं और पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर आ रहा है। आपको ब्लेंडेड लर्निंग पता होनी चाहिए कि वो ऐसी लर्निंग होती है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होती है, दैट इज अ ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। मोबाइल रिसोर्सेज आता है। देन उसके बाद आपको एमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, ब्लॉग्स लिखते हो, चार्ट, चैट्स, वीडियोस, कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, ओपन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज हो आपके। एनालिटिकल, ई इंक्लूजन में क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ ई इंक्लूजन, एप्लीकेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव का मतलब ये होता है कि वो टेक्नोलॉजी जो आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है। ई लर्निंग में क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग, डीएमआई, आईएस सक्सेस मॉडल, ठीक है। यूज ऑफ आईसीटी इन इवैल्यूएशन में क्या आता है, ई पोर्टफोलियो, रिसर्च का, ऑनलाइन रिपोजिटरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी। इसी के अंदर आप पोर्टफोलियो के बारे में भी पढ़ते हो, ठीक है। पोर्टफोलियो में भी आप बहुत तरह का पढ़ते हो कि डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो कौन सा होता है, शो केस पोर्टफोलियो कौन सा है, कौन सा फॉर्मल है, कौन सा इनफॉर्मल है। तो पोर्टफोलियोज की भी टाइप है इसके अंदर, ठीक है। देन अगला आ जाता है आपके पास यूनिट 9, एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जिसके अंदर सबसे पहले आप पोस्ट क्रोप को पढ़ते हो, जैसे पोस्ट, पोस्टिंग, ऑब्जर्व, पोस्टिंग, बजटिंग वगैरह आता है आपका। और उसके बाद आप स्वाइट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसको लेकर आप पढ़ते हो। टेलरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो। ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लाइंस पढ़ोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या कंप्लाइंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पढ़ोगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी पढ़ोगे। पेपर में ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लाइंस में डिफरेंस भी पूछ लेता है वो, ठीक है। देन उसके बाद आपसे लीडरशिप का पूछता है, मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, ब्लैक एंड माउंटेन का मॉडल, ग्रिड का मॉडल, लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल, ब्रांच्ड का मॉडल, हेर्से का मॉडल। कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन में डिफरेंस भी होता है। इवेल्युएशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर वॉल्टर शेरावत, एडवर्ड डेमिंग का और सी के प्रहलाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का ही पेपर में पूछा जाता है। 6 सिग्मा थ्योरी पूछी जाती है, क्या है। क्वालिटी के अंदर वॉल्टर शेरावत का पूछा जाता है। एंड चेंज मैनेजमेंट के अंदर आप पढ़ते हो फ्रीजिंग, अनमूविंग और रीफ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग के बारे में। जापानीज मॉडल पूछा जाता है। पॉकियोक का मॉडल पूछा जाता है। अप्रेजल कॉस्ट, फेलियर कॉस्ट, प्रिवेंटेबल कॉस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी पूछा जाएगा। इफेक्टिव एनालिसिस भी पूछा जाता है। इनिशिएटिव, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन पूछा जाएगा। नेक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक की फुल फॉर्म भी पूछता है। नेक एस्टैब्लिश कब हुआ ये भी पूछेगा। नेक का फंक्शन क्या है ये भी पूछेगा आपसे। नेक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछ सकता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्यूसीआई एंड इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एंड एजेंसीज इन हायर एजुकेशन, तो ये सब चीजें वो पूछेगा। अगला आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप एंड टारगेट ग्रुप आता है। इसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव, जिसके अंदर आप पढ़ते हो 1986 की पॉलिसी, 1992 की पॉलिसी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि 1995 में आया, दोबारा से आया था 2016 में ये बना था।
ठीक है। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006 में, फ्रेमवर्क भी बनता है 2005 में, एकेडमिक एंड फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे हर बार क्वेश्चन आता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट से। इंक्लूसिव एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान से आता है। देन उसके बाद यूएनसीआरपीडी इनकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट से। अगला आता है कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को लेकर आता है। देन अगला कंसेप्ट आपका प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम को लेकर भी आता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर आ जाता है, एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस को लेकर, करिकुलम को, करिकुलर अडेप्टेशंस को, एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान को लेकर आता है। प्रोफेशनल्स क्या है, टीचर स्कूल्स को लेकर, बैरियर्स क्या है, इसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं, फैसिलिटेटर और फैसिलिटेटर्स क्या क्या है ये पता होना चाहिए, एटीट्यूड, सोशल, एजुकेशनल, करंट एंड रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो ये तो था जो मैंने आपको एजुकेशन का सिलेबस आज आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करा, आपको बताया। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफाइन करा सिलेबस के बारे में, मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट्स सेट के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर, तो वो यहाँ से कोचिंग ले सकते हैं। कंपटीशन गुरु आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ही आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एजुकेशन का सिलेबस है। अब जो एजुकेशन के सिलेबस में जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है, अब मैं उसकी एक वीडियो आपको वीडियो अपलोड करूंगी, जो कि पहला टॉपिक होगा सांख्य। सांख्य को लेकर हम बात करेंगे कि सांख्य फिलॉसफी क्या है, सांख्य के अंदर किस चीज को लेकर बात की गई। ठीक है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है ना, तो हम इन चीजों को लेकर बात करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।